बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबह अच्छी हुई होगी। अभी जो टॉपिक है बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी। कल बल्कि इनफैक्ट 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे सरवत गिलानी की एक वीडियो आ रही थी जिसमें वो अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन को लेके बहुत खुलकर बात कर रही थी और जिस पे उन्होंने कहा कि उनको अपनी शायद पहली दफ़ा जब उन्होंने बेबी उनका हुआ था तो उनको आइडिया नहीं था, लेकिन दूसरी बच्चे की बार उनको बहुत सिवियर डिप्रेशन हुआ पोस्टमार्टम, और जिसकी वजह से उनको बहुत सारे ऐसे थॉट्स भी आते थे जो बहुत अजीब से थे जो अपने बच्चे को लेकर। हम टीम ने भी यही सोचा कि इस हवाले से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने शायद इस हवाले से बात कर ली, लेकिन हमारे घरों में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत सारी ऐसी यंग एज की लड़कियां हैं जो जल्दी माएँ बन जाती हैं, फिर उनको आइडिया नहीं होता है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन है क्या, इसको ओवरकम कैसे करना है, इसके लिए आपको किसी से कंसल्ट करना है या क्या बात करनी है। तो आज हमने सोचा इसी हवाले से बात की जाए। आज हमारे साथ डॉक्टर आफाफ मौजूद हैं, पहले भी हमारे गुड मॉर्निंग पब्लिक का कई दफ़ा हिस्सा बन चुके हैं, बहुत बेहतर अंदाज में बताती है, रिहैब कंसल्टेंट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आफाफ, कैसी हैं आप? थैंक यू अर्मिला, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर आफाफ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी टॉपिक है क्योंकि शायद सरवत गिलानी की हम एग्जांपल दे रहे हैं, उनको आइडिया था, पढ़ी लिखी थी, उन्होंने सुना था, उनको आइडिया हो गया, लेकिन हमारे घरों में यंग एज की प्रेगनेंसी है, उसमें बच्चे हो जाते हैं, लड़कियों को आइडिया भी नहीं होता कि ये है क्या। थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अर्मिला, ये जो टॉपिक है डिप्रेशन का, ये वाला टॉपिक, इस पे बहुत कम बात होती है। जैसे आपने बताया, डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और उसमें ये टाइप जिसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन या पोस्टनेटल डिप्रेशन कहा जाता है, इसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है। आपको पता है मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ तो हमारे यहाँ, हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में वैसे ही बहुत कम डिस्कस किए जाते हैं, उनको अंडरस्टैंड बहुत कम किया जाता है, लेकिन ये वाली जो टाइप है डिप्रेशन की, इसको तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ, कोशिश करूँगी कि आसान सादा अल्फाज में बताऊँ ताकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ को समझ सकें। जब कोई भी औरत बच्चे के पैदाइश के अमल से गुजरती है तो उसके जिस्म में बहुत सारे चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस ज़ाहिर है उसकी ना सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियाँ ला रही होती हैं, बल्कि जब बच्चा आ जाता है तो उसके बाद उसकी लाइफ का एक ट्रांजिशन पीरियड है और बायोलॉजिकली चूँकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं और वो हार्मोनल चेंजेस आपका जो केमिकल बैलेंस है ब्रेन का, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो इट्स वेरी कॉमन। इसमें थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट भी करना चाहूँगी क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे जो पेशेंट्स हैं वो इसको मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। एक टर्म आपने सुनी होगी, बेबी ब्लूज़। बिल्कुल ठीक बेबी ब्लूज़ भी बिल्कुल इसी तरह से ही है कि राइट आफ्टर योर डिलीवरी और प्रेगनेंसी आप इसमें से गुजरते हैं। बेबी ब्लूज़ जो है ये डिप्रेशन का फेज़ जस्ट स्टे करता है 2 वीक्स राइट आफ्टर योर डिलीवरी, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद से 2 हफ्ते तक ये रहता है। इट्स वेरी नॉर्मल। इसमें आमतौर पे ख़वातीन चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं, उनके अंदर स्ट्रेस की सिचुएशन आती है वो नींद उनकी डिस्टर्ब हो सकती है, खाना पीना डिस्टर्ब हो सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उन्हें लगता है कि थोड़ा वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, बाज़ वक़्त बॉडी शेमिंग आती है, इस तरह की चीज़ें फील करती हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ 2 हफ्ते तक स्टे करती है। इट्स वेरी कॉमन। कहा जाता है कि हर 10 में से 8 ख़वातीन इसमें से गुजरती हैं, या ये भी हो सकता है कि 2 में से 1 खातून जो है वो ये ब्लू बेबीज़ के फेज से जो है वो गुजरती है। सो इट्स नॉट दैट वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन इसको भी ज़ाहिर मैनेज करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो ये हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जिसको ये पोस्टनेटल डिप्रेशन कहते हैं, ये तो काफ़ी स्वेयर होता है और इसका दौरानिया जो है वो 1.5-2 महीने से लेके अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो खुदा न खास्ता ये फिर सालों तक भी मुहित रहता है। ठीक है। और ये आपको उसी तरह से, उसी डिप्रेशन की तरह से डिस्टर्ब करता है जैसे कोई भी आपको जनरल डिप्रेशन के जो डिसऑर्डर्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस फंक्शनिंग लेवल है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह से चूँकि उस वक्त औरत अकेली नहीं होती है, फौरी तौर पे उसके साथ एक बहुत छोटा सा बेबी भी आया हुआ होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उस औरत की ज़िंदगी को प्रॉब्लमेटिक नहीं करता ये डिप्रेशन, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं, खासतौर पे बच्चा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसका हस्बैंड है, उसकी फैमिली है, अगर और बच्चे उसके पहले से हैं तो वो भी उसको प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। सो दिस इज़ सिंपली मतलब हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस तरह इस चीज़ को
समझ सकें। अच्छा, अब ये आपने तो डिफ्रेंशिएट कर दिया कि वो 2 हफ्ते का है एक जो बेबी ब्लूज़ होते हैं मदर को, लेकिन एक ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रही है। सिम्टम्स क्या हैं? अब समटाइम्स लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और ख़वातीन खुद भी इनफैक्ट उनको लगता है जी अच्छा हम चिड़चिड़ापन है, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, या हमने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है। सो सिम्टम्स को थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, जो भी सिम्टम्स मैं ये बताऊंगी उनकी परसिस्टेंस हम चेक करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी मूड स्विंग होना, इट्स वेरी नॉर्मल, नेचुरल। मतलब आप किसी भी तब्दीली से गुजरते हैं, जैसे कि मंथली सर्कल होता है फीमेल्स का, उसमें भी आमतौर पे जो लड़कियां होती हैं वो उसमें मूड स्विंग्स होते हैं। वो एक टाइम पीरियड होता है 2, 4, 5 डेज़ का, और मैक्सिमम 1 वीक का, उसमें से आपने गुजर गए, यू फील ओके। लेकिन ये वाला जो पीरियड है, जैसे मैंने कहा कि बेबी ब्लूज़ हैं, वो 2 वीक्स तक ये वाली सिचुएशंस आएंगी, यानी आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, आपको भूख प्यास का आपका प्रॉब्लम होगा, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही होगी या ज़्यादा आ रही होगी, नींद आ भी रही होगी तो ज़ाहिर बेबी होता है, आप सो नहीं पाते हैं, आपका इंटरेस्ट डेली एक्टिविटीज़ में कम हो जाता है। अच्छा, अभी जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्वीर सिचुएशन से कंडीशंस आती हैं। अब वो क्या है, वो ये हैं कि आपकी अटैचमेंट बच्चे के साथ डेवलप नहीं हो पा रही होती, आपकी वो फीलिंग्स नहीं आ पा रही होती आपके बच्चे के साथ, या आपके हस्बैंड के साथ वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही होती। यानी आपको अपना आप इतना बुरा लग रहा होता है, तो आपको अपना बच्चा या आपका जो भी स्पाउस है वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। खुदा न खास्ता कुछ लोगों में जो है वो ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये मैंने ये क्यों कर लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या फिर ये भी एहसास हो सकता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, यानी वो एक्स्ट्रा केयरिंग भी हो सकती है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। यानी बार बार ख़वातीन जो हैं वो देखती हैं कि मेरे बच्चा सांस ठीक ले रहा है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा हाथ के नीचे तो नहीं आ गया। मतलब मुख्तलिफ तरह से वहम उनके दिमाग में जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं, थाट्स आना शुरू हो जाती हैं। सो ये इतनी एक्सट्रीम होती हैं, और कुछ ख़वातीन के अंदर खुदा न खास्ता खुदकुशी तक के एहसासात जो हैं वो इस दौरान में आते हैं। और अर्मिला, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको एज़ अर्लीस्ट ट्रीट किया जाए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको जैसे 45 डेज़ या 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप इसको अगर डील नहीं करते तो ये सालों तक मुहीत हो सकता है, ये वाला डिप्रेशन जो प्रोलॉन्ग कर सकता है। यस, और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, आपकी अपनी लाइफ तो डिस्टर्ब है, जैसे मैंने आपको कहा, आपके बच्चे के साथ आपकी वो अटैचमेंट नहीं बन पाती है, और वो वाला टाइम पीरियड है अर्ली ईयर्स का, उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा तवज्जो और एक एहसास की ज़रूरत होती है। देखिए, तवज्जो होना तो एक अलग बात है, लेकिन जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत ज़रूरी है। और वो इमोशनल बॉन्डिंग अगर आप अपने बच्चे को नहीं दे पाते तो उसकी पर्सनालिटी के बहुत सारे मसाइल लेटर ऑन जाके हो सकते हैं। सिमिलरली जब आपके हस्बैंड के साथ आपका अटैचमेंट नहीं होगी, आपका घर में ध्यान या तवज्जो नहीं होगी, तो बहुत सारे मसाइल होंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया खातून का खुद से पता होना कि उसको ये डिप्रेशन हो रहा है और ये प्रोलॉन्ग कर रहा है। अब हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी का बड़ा मसला है, ससुराल में रह रहे हैं तो वहाँ मसला है, अगर कहीं आप जॉब पे जा रहे हैं वो मसला है, मतलब हर एक फैक्टर उसमें हो जाता है। इवन हस्बैंड समटाइम्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते कि एक बेबी को डिलीवर किया है, एक इंसान को दुनिया में लेकर आई है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको स्पेस चाहिए, उसको तवज्जो चाहिए, उसको भी वो केयर चाहिए जो बच्चे को चाहिए। सो फैमिली का, इन लॉज का, इवन आपके अपने पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग होना इस बात की कितना ज़रूरी है। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी देखा है, जब हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं तो वो यही रिपोर्ट करते हैं कि उनके घर में जो बड़े हैं वो यही कहते हैं, खासतौर पे ख़वातीन जो होती हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुमने कौन सा अनोखा बच्चा पैदा कर लिया है, हमने भी किए हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि खातून खुद तो महसूस कर रही होती है, बाज़ औक़ात ख़वातीन खुद भी इस चीज़ को नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि हमारे अंदर एक जो साइकोलॉजिकली हम फील करते हैं कि वो यार लाइक अ सुपर वुमेन, हम कोशिश करते हैं, हमने कंप्लेन नहीं कर रही है, हमने कंप्लेन नहीं करनी है, खासतौर पे जो ख़वातीन जॉब कर रही होती हैं। अच्छा, उन्हें होता है कि हमने बैलेंस रखना है, अगर हमने खुदा न खास्ता इसी कंप्लेन की तो वो ये ना समझें कि हम जॉब करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जॉब करने वाली ख़वातीन के अंदर इटसेल्फ वैसे ही गिल्ट की फीलिंग आ रही होती है कि हम बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं, हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, हम जॉब कर रहे हैं, हम मतलब इस तरह की मिक्स टाइप फीलिंग्स होती हैं। सो अक्सर तो ख़वातीन खुद ही इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि हम किसी को सच शेयर करें, दे लाइक टू बी सुपर वुमेन। लेकिन मैं ख़वातीन से कहूँगी कि आप अगर इस तरह की फीलिंग्स को महसूस कर रही हैं, जैसे हमने बड़ा क्लियर आज बता दिया कि अगर 2 वीक्स है तो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, उन 2 वीक्स में भी अपने ऊपर तवज्जो दें। अगर 2 वीक से ज़्यादा ये आपकी चीज़ प्रोलॉन्ग कर रही है तो आपको फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि मिक्स टाइप चीज़ें होती हैं, बाज़ कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो फिर जब आपका कंसल्टेंट होता है वो इसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाता है। अच्छा डॉक्टर अफ़ा, आपने सिर्फ ख़वातीन को पॉइंट आउट किया,
मैं मर्द हजरात से भी कहूँगी, अगर आप ये सेगमेंट देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपने इस बात से ज़रूर सबक लेना है कि अगर आपके घर में एक वाइफ है, उसने एक बेबी डिलीवर किया, उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आई हैं, उसके हार्मोनल चेंजेस हैं, उसके मेंटली बहुत सारी चीज़ें, उसके थॉट प्रोसेस है, तो एटलीस्ट आप उसको अगर केयर, अफेक्शन या थोड़ी तवज्जो दे देंगे या सपोर्ट दे देंगे, बच्चा संभालने में उसकी हेल्प कर देंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए वही मेरा सेकंड स्टेप यही था कि पहली चीज़ सबसे पहले तो ज़रा खातून को खुद समझना चाहिए। अब बाकी रह गया बात उसके गिर्द गिर्द के जो माहौल में लोग हैं, यानी उसका हस्बैंड है या उसके ससुराल में कोई लोग हैं, तो उनको इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या हमारे पार्टनर के अंदर ये वाली चेंजेस ऑफ कोर्स अगर एकदम से आती हैं तो वो बड़ी विजिबल होती हैं, और उस टाइम पे चूंकि खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हो जाती हैं। ठीक है। और ख़ास तौर पे वो वाली ख़वातीन जिनके साथ कोई हिस्ट्री होती है पास्ट में, या फिर उनकी अर्ली एज की प्रेगनेंसी होती है, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अफाफ, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इतने बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किया जी। इस सेगमेंट को करने का पर्पस भी यही था कि अगर आप खातून हैं, आपके बेबी हुआ है या होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स हैं। अगर चीज़ें प्रोलॉन्ग कर रही हैं तो आप कंसल्ट भी करें, और जो फैमिलीज़ हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो भी इस बात पे तवज्जो दें कि आपने उस सारे प्रोसेस के अंदर एक सपोर्ट का एलिमेंट ज़रूर रखना है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इतने सारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं कि हम उस पर जितनी बात करें कम है। आप जानवरों के हवाले से, उन पर जुल्म सितम के हवाले से हम आए रोज़ ऐसे बहुत सारे वाक़यात देख रहे हैं, और जो कि रिपोर्ट भी हो रहे हैं। और सोशल मीडिया ने, जहाँ हम उसको बुरा भला भी कहते हैं, वहाँ एक ऐसी चीज़ भी कर दी है कि लोगों को अवेयरनेस के लिए, या इस तरह के वाक़यात जो शायद पहले नहीं लोगों को पता होते थे, वो सोशल मीडिया के ज़रिए आते भी हैं मंजर आम पे, और उनको रिपोर्ट भी किया जाता है। उस पर एक्शन लेने के हवाले से लोगों को प्रोवोक भी किया जाता है कि आप इस पर एक्शन लें। हाल ही में जी हमने एक ऊँटनी के हवाले से देखा था, वाक़या हुआ जिसमें उसकी टांग काटने का वाक़या हुआ, और उसके बाद उस पर एक्शन लिया गया, और फिर गवर्नर सिंध ने भी इस हवाले से कोशिश की कि उस शख्स को ऊँटनी दी गई। पर ये उसकी कंपनसेशन का मामला नहीं है। मामला ये है कि यहाँ पर जानवरों के ऊपर इस तरह का जुल्म करना क्यों दिन ब दिन बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ जी एक और वाक़या भी रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक ऊँटनी की चारों जो टांगें उनको काट कर उसको फेंक दिया गया था अनफॉर्चुनेटली। और ये वाक़या भी कुछ इस नौयत का है कि आप दिल दहल जाता है कि कौन इतना जालिम हो सकता है जो इस तरह के वाक़यात करते हैं। इवन हमारे रिलीजन के अंदर जानवरों के साथ जो एक अच्छा रवैया है, अच्छा सलूक है, और जहाँ हम ऊँटनी की बात करें, हम कस्बा का जिक्र कैसे ना करें कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पसंदीदा सवारी थी, और उसकी अहमियत के हवाले से उन्होंने बार बार इसका जिक्र भी किया है, मुख्तलिफ अहादीस में इसका रेफरेंस भी मौजूद है। कस्बा की अहमियत क्या थी, और इस पर भी हम बात करेंगे। जो वाक़यात हो रहे हैं ये क्या है, लेकिन सबसे पहले हमें कस्बा की अहमियत और इससे हमें क्या सबक मिलता है, इस पर तार साहब का, मुस्तनसर हुसैन तार साहब की एक कुछ उन्होंने इस हवाले से जिक्र किया है। आपको पहले वो सुनवाते हैं और इस पर बात करते हैं। ये सिर्फ कस्बा की बात नहीं है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ हम बात करेंगे, इंसानों से उसने सलूक का हुक्म देते थे, वह जानवरों से भी उन्होंने बहुत रहम के हवाले से तलकीन की है। तार साहब ने इस हवाले से भी जिक्र किया, आपको सुनवाते हैं। कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल्स हमारे रिलीजन के अंदर मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एज अ कौम इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जहाँ मुसलमान होने का दावा भी करते हैं, बात भी करते हैं, वहाँ हम इस तरह के वाक़यात को जब देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारे रवैयों को एज ए नेशन क्या हो गया है कि हम कोई लिहाज, कोई ऐसी जो कह लें रहम दिली हमारे अंदर मौजूद नहीं है कि हम जानवरों के ऊपर किस कदर जो कह लें जुल्म या बर्बरियत का मुजाहरा करते हैं। इस पे जी अभी ये जो वाक़यात हो रहे हैं और जावजा सुनने को हमें मिल रहे हैं, इस पे हुकूमत को क्या करना चाहिए, और एज अ इंडिविजुअल तो हम क्या ही बात करें कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम रिस्पॉन्सिबल होते तो ये वाक़यात होते ही ना। क्या इक़दाम होने चाहिए एनिमल राइट्स को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सैयद सलीम अहमद साहब मौजूद हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये इस तरह के माजी में हमने कई वाक़यात देखे हैं जो रिपोर्ट शायद कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए। ये जो अभी लेटेस्ट हमने 2 वाक़यात देख ली हैं बैक टू बैक, आप अनफॉर्चुनेट हैं इस पे, चूँकि आप एक्टिविस्ट भी हैं, आप देखते भी हैं, क्या होना चाहिए इनको रोकने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इस पर इसलिए बात शौक़ से करूँगा क्योंकि मैं एज ए वेटरियन 40 साल हो गए मुझे जानवरों की खिदमत करते हुए, इलाज करते हुए।
ये तो आपने एक दो वाक़े बताए हैं, 40 सालों में इतने वाक़े कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, वाक़े ख़त्म नहीं होंगे। इतना जुल्म होता है जानवरों के साथ, जो अब तो शुक्र है सोशल मीडिया की, जैसा आपने शुरू में किया इंट्रो में, कि सोशल मीडिया की वजह से अब कुछ चीज़ें हाईलाइट्स हो जाती हैं और कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस है। लेकिन ये प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें थोड़ी सी हुकूमत हिल जाती है ऐसे प्रोग्राम, और फिर पब्लिक अवेयरनेस भी आती है। ये जो आपने ऊँट की बात की, जैसे तारक साहब ने बड़े एग्जांपल की, हमारी बड़ी मुस्तनद किताबों में जानवरों के बारे में सलूक है, उसके बाद सलूक के बारे में कितने लिखी हुई वाक़े हैं। अभी एक बड़ी दो मशहूर वाक़े हैं जिसमें टाइम शॉर्ट करने के लिए, कि जो एक बहुत पुरानी बात है कि ये कुत्ता था, वो एक मुसाफिर जा रहा था, एक कुआं था, उससे पानी गिरता था तो कुत्ता उसमें से पानी पीता था। तो मुसाफिर ने क्या किया, वो अपने सॉक्स को निचोड़ के उसको पानी पिला के उसकी प्यास पूरी की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वाक़या पता चला, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह की तरफ से उसको बशारत हुई कि उसके सारे गुनाह को माफ़ कर दिया गया। इसी तरह एक तवाइफ थी जिसने कुत्ते को पानी पिलाया था, उसके भी गुनाह माफ़ कर दिए। तो ये तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमें इस्लाम भरा पड़ा हुआ है कुरान में। तो अब जिस आपने ऊँट का जिक्र, कुरान में ऊँट तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया है कि या तुमने नहीं देखा, अल्लाह तरफ फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने किसको खल्क तख्लीक दी है। तो ये अल्लाह के फेवरेट एनिमल्स में है। फिर बेतहाशा एनिमल्स के बारे में जिक्र है। ये जो वाक़या हुआ, ये वाकई, ये इसको मैं इस तरह भी कोट कर सकता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बहुत बदकिस्मत इंसान वो है जिसके दिल में रहम ना हो, ये मिसफॉर्चुनेट है बंदा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिससे भी हम ये बात भी कर रहे हैं, मैं उन लोगों के हवाले से भी मैं हैरान हूँ कि हम लोग, चले इंसानों को तो छोड़ते ही नहीं है, हम जानवरों के साथ भी जो बेज़बान है ना, वो बोलते हैं, नुकसान क्या ही पहुंचा देते हैं। एक ऊँटनी कितना ऊँट एक बड़ा बेज़रर सा जानवर है, उसको क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे, और इस तरह का सलूक उससे करना, ये एज ए नेशन कितना गलत रवैया है। बहुत बुरी बात है जी। ये तो आपने कैमल्स की तो खैर अभी रिपोर्ट हुई है, अभी मैं आपको, ये बकरा ईद गुजरी है, मैं कितनी एग्जांपल दूंगा कि लोगों ने इतने, ये कीड़े, इतने बड़े बड़े कीड़ों का ज़ख्म होता था, उस पर बाल लगा के, एल्फी लगा के बेच देते थे जानवर, इलाज नहीं करवाते थे। हमारे पास कितने केसेस ऐसे आए हैं जो सींगों को अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, उसी को बस एल्फी लगा के उसको बेच देते थे। कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला की एक पकड़ भी होती है। तो ये वैसे तो आजकल इंसान की कदर कोई नहीं है, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई लॉज मौजूद है हमारे पास के एनिमल राइट्स को लेकर हम इस पे एक्शन लें, लोगों को पता हो कि हम सज़ा होगी अगर हम इस तरह का कुछ। जी बिल्कुल, लॉज बिल्कुल हैं, और इसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। अगर लॉज बिल्कुल है, और जिस तरह, और काफ़ी सख्त किस्म के लॉज हैं, जैसे थोड़ा बहुत भी रिसेंटली भी लॉज कुछ पास हुए हैं, लेकिन ये इसमें लॉ में सबसे बड़ी और ये बड़ा यूनिवर्सिटी में अदारा भी है जो इसको क्रूरल्टी को चेक करता है। अब तो खैर घोड़े वगैरह कम आपको सड़क पर मिलते हैं, पहले ये केसेस बहुत कॉमन थे कि घोड़े पे जुल्म होता था और उसको मारते थे, उसका इलाज नहीं करते थे, फिर ये गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती थी, उसको अपने पास लेके उसको जुर्माना भी करती थी। तो ये तो अगर आप वेस्ट में देखें, मेरा एक्सपीरियंस यूके में एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ तो अब उनके जानवरों के जो उन्होंने जिस तरह से उनको रखा होता है, उसकी एग्जांपल आपको शायद हम यहाँ इंसानों को नहीं रखते, अपने डोमेस्टिक हेल्प को उतने अच्छे से नहीं रखते जितना उन्होंने अपने कुत्तों या जो भी पेट्स उनके पास मौजूद हैं। और ये हम उनको इस हवाले से बुरा भला भी कहते हैं कि जी ये क्या कर रहे हैं, बट वही बात है कि रिलीजन ने जहाँ इंसानों से आपको अच्छे तरीके से पेश आने को कहा है, वहीं जानवरों का भी कहीं ना कहीं रोल है। बेज़ुबान है सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी, मैं तो एक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपील करूँगा और बहुत ही मुअद्दबाना लोगों, पब्लिक से, कि प्लीज़ अगर आप जानवरों को पाल नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ जानवरों को, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अब लोग ऊँट खरीदते हैं कि जी स्टेटस सिंबल के मैंने फलां साहब ने ऊँट कुर्बान किया, ये नहीं कि उसको, अब ये हीट स्ट्रोक, अभी आजकल गर्मी का सीज़न है, इतने केसेस आ रहे हैं हीट स्ट्रोक के, सिर्फ वजह यही है कि हमारी नेग्लिजेंस। अच्छा, ये जब आपने खुद भी कहा कि आपने बेतहाशा ऐसे केसेस देखे अपने करियर में, क्या किस तरह से लोग, क्या अपने पेट्स को भी इस तरह से करते हैं, या सड़क के ऊपर तो खैर हमने देखा ही है कि कोई गधा घोड़ा सवारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है या सामान लादने के लिए हो रहा है, उस बेचारे का जो हाल ये लोग करते हैं वो तो अल्लाह की पनाह ही है। लेकिन ये जो आपके पास केसेस आते हैं, ये किस तरह के केसेस होते हैं? मैं जिसमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि स्पेशली अभी कुछ ऐसे लोग हैं
और स्पेशली कैट्स के सिलसिले में अच्छा, कि कई केसेस हमारे पास आते हैं और उन्होंने ये स्ट्रीट कैट्स को उठा के ले आते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, उसको रखते हैं, उसको बड़ी सी तरह पालते हैं। तो मैं उनको स्पेशली सल्यूट करूंगा कि ऐसे ऐसे फैमिलीज़ हैं, उनको मैं सल्यूट करूंगा कि इतना अच्छा वो स्ट्रीट पर कोई कैट की कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि वो पर्शियन है, फलां है, वो ले आते उठा के, और हमें खुद बड़ी, और उनका इलाज करने में मज़ा भी आता है। मेरे 5-6 ऐसे जो हैं, जो वो मालिक हैं, जो उन्होंने 30-40 साल से अपने घर में कैट रखी और इतना खर्चा उसमें करते हैं, और सिर्फ खर्चा ये है कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। तो प्लीज़ ये आप अगर देखें, अफोर्ड नहीं कर सकते तो पेट को ना रखें। तो डॉक्टर साहब ये अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए कि जिस तरह आपने खुद भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट कैट्स को या डॉग्स को लेकर आते हैं और उनको पालते भी हैं या उनकी जो भी कर लेते हैं मामलात, लेकिन इसको मज़ीद मास लेवल के ऊपर अवेयरनेस की तो ज़रूरत है। देखिए जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया, जहाँ इसके नेगेटिव बहुत से किरदार है, बहुत अच्छा इस पर काम कर रहे हैं। फिर ये टिकटॉक आजकल बहुत फेमस हुआ है, तो टिकटॉक में भी ये एनिमल राइट्स के बारे में थोड़े छोटे क्लिप्स बना के भेजें। फिर हम आपके जो ड्रामे, इतने फेमस ड्रामे चलते हैं, मैंने कभी देखा कि उसमें ये इस टॉपिक पे कोई बात हो, कोई एक छोटा सा क्लिप उसमें डाल दें कि किसी पेट को, मतलब किसी बहाने से आप डाल सकते हैं। ये अवेयरनेस का बहुत शॉर्ट्स है। प्लस ये कि गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट करे, आपका मीडिया, ये जब प्रोग्राम पहले भी प्रोग्राम हुआ था एनिमल राइट्स के बारे में, और ये अक्सर करता रहता है। तो ये यही सब चीज़ें हैं जिसके बाद पब्लिक अवेयरनेस, और सबसे बड़ी है कि अल्लाह ताला खुदा खौफी करें। खुदा खौफी जिसके दिल में खुदा खौफी आ गई, वो कहीं से कहीं वाकई ये तो मेरे ख्याल से खुदा खौफी का ही मामला है कि चले हम कुछ नहीं तो अपने रिलीजन को, जिसकी बेस के ऊपर हम खुद को मुसलमान कहते हैं, अगर उसमें एक चीज़ की, बहुत सारी चीज़ों में हम नज़रअंदाज शायद निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो एक बेसिक चीज़ है कि आपने, अगर आपको वो कोई बेज़रर सा जानवर कुछ कह नहीं रहा है तो उसको नुकसान पहुंचाने की क्या ज़रूरत है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली गली में जाते हुए हम अपने बच्चे को भी नहीं टोकते कि वो पत्थर मार रहा है कुत्ते को, या वो बिल्ली को छेड़ रहा है, या बकरे को मार रहा है। ये हम अपने घरों में ट्रेंड नहीं लाते, फन के तौर पे करते हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 40 साल से। एक एनिमल जिसको हम ट्रीट करते हैं, अगले दिन जब उसकी आंखों की चमक देखते हैं ना, तो यकीन करें उसका कोई नेमूद बदल नहीं होता। क्या बात है। एनिमल बेज़बान, हमारा जो ट्रीटमेंट है बेज़बान को करते हैं। वाह। और ऑटोमेटिकली जानवर का रिएक्शन चेंज हो जाता है। अगर वो ठीक हो जाए माशाल्लाह से, तो इतनी खुशी होती है कि हमने कोई काम किया। क्या बात है, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे जितना आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। जी, एनिमल राइट्स के हवाले से हम बात करें, जो ऊँटनी का वाक़या, ये शायद वो वाक़या है जो रिपोर्ट हो गया है, लेकिन मैं उन तमाम वालिदैन से, घरों के अंदर उन बच्चों से जो समझदार लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि गली मोहल्ले के अंदर जो आपके कुत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्लियां नज़र आ रही हैं, वो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। प्लीज़ उनको पत्थर मारने की, उनके पीछे भागने की, उनको चढ़ाने की फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट और फ़न, दिस इज़ नॉट फ़न। आप किसी बेज़ुबान चीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप उसको तंग कर रहे हैं, तो इसको प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश करें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। नताशा रहमान आज ग्रीन स्क्रीन के आगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक बता रही हैं, आप देखिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्रीन स्क्रीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। तो नाजरीन, गर्मी इंतहाई ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में अगर पौधे, दरख्त और ग्रीनरी हमें मिल जाए तो माँ की आगोश से बिल्कुल भी कम नहीं महसूस किया जाता। तो आज आपको हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, और शायद आपने कभी वो पाकिस्तान में देखे हों। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, मुख्तलिफ और जो पौधे हैं वो देखे होंगे, दरख्त भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ऑल्दो एक हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में दरख्त और पौधे अब हमें कम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए PHA की जानिब से एक बड़ा कदम हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बिजलानी पार्क में और पाकिस्तान में ऐसे पौधे लाए जा रहे हैं और उनको बनाया जा रहा है जो कि हमें सिर्फ बैरून मुल्क में ही मिलते हैं, और उनके बारे में हमें सुनने को भी मिलता है, देखे भी जाते हैं। लेकिन अब कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो हम पाकिस्तान में भी देखेंगे। तो आइए आपको जाकर दिखाते हैं और बताते भी हैं कि वो कौन से पौधे हैं, उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है। तो आइए तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं।
जनाब, मैं मौजूद हूँ जेलानी पार्क में और आज हम आपको एक ऐसा पौधा दिखाने जा रहे हैं जो कि पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, लेकिन अब उसको जेलानी पार्क में लाया गया है। तो मैं बात कर रही हूँ बोनसाई पौधे की, जो कि पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, लेकिन अब जेलानी पार्क में प्रॉपर तौर पर एक जगह बनाई गई है। कैमरामैन से कहती हूँ कि थोड़ा सा पैन करें, दोबारा से आपको दिखाए कि बोनसाई गार्डन यहाँ पर बनाया गया है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ा सा जो मतलब है वो आपको समझाते जाते हैं। बॉन का मतलब है बर्तन और साई का मतलब है शजरकारी। तो ऐसे ये दोनों लफ्ज़ को अगर हम मिलाया जाए तो बोनसाई का लफ्ज़ सामने आया है। और जापान में ये पौधे हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और घरों में इनको सजाया जाता है, मट्टी के बर्तनों में इनको सजाकर घरों में भी रखा जाता है और दफातर में भी रखा जाता है। अभी हम बोनसाई गार्डन में चलते हैं और जाकर आपको दिखाते हैं कि पौधे कैसे हैं। थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन भी अंदर जाके दूंगी कि इनका साइज़ क्या है, ये इनकी उम्र कितनी होती है, कितने पौधे पाकिस्तान में लाए गए हैं। तो अभी हमारे साथ अंदर चलें और आकर देखें कि वो पौधे कैसे दिखते हैं। तो आइए हमारे साथ। तो जनाब, ये है वो बोनसाई दरख्त, बोनसाई पौधा जिसकी हम बात कर रहे थे। आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, छोटा सा प्लांट नहीं है। इसकी जो एज है ये भी 10 साल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल भी होती है। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि जिनकी एज 100 साल से भी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ आपको ये बताते हैं कि ये जो दरख्त बनाए गए हैं, बोनसाई के पौधे बनाए गए हैं, ये हम खुद बना सकते हैं। और इनकी जो जड़ें हैं ये थोड़ा सा आपको फोकस करके भी दिखा रहे हैं हम कि ये जो जड़ें बड़े दरख्त की होती हैं, सेम एज इट इज़ इसकी हमें यहाँ भी दिखाई दे रही हैं। पत्ते हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो पौधे मौजूद हैं बोनसाई के, क्योंकि इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डिफरेंट जो इकसाम होती हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये दूसरी किस्म का पौधा है। ये देखें, इसको थोड़ा सा वायर्स लगाकर, जैसे हमने बड़े दरख्त को अपने एक पौधे को खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि उसकी तने और जड़ें नीचे ना जाएं, एज इट इज़ इसको भी ऐसे ही किया गया है। ये इसकी जड़ें बाहर निकल रही हैं, पत्ते इसके वैसे ही हैं एज इट इज़ जैसे एक बड़े दरख्त के होते हैं। तो इनको देखकर भी हमें बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ साथ ये जो गार्डन है ये इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है, जो हमें वैसे फ़ील आ रही है, बहुत अच्छी फ़ील आ रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में अगर हमें पौधे देखने को मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, यहाँ पे इस जो पौधे के पत्ते हैं थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन ऑल्दो इसके जो फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर के और जो मज़ेदार से पिंकिश से फ्लावर्स हैं वो निकल रहे हैं। छोटा सा एक और पौधा भी मौजूद है, इसको हाथ में पकड़ते हैं। ये इस पौधे को आप घर में भी डेकोरेशन के तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि जापान में और चाइना में इन पौधों को घरों में भी रखा जाता है और बतौर तोहफ़ा भी पेश किया जाता है। तो बहुत छोटा सा पौधा है, ऑल्दो ये आपको लग रहा है कि कोई डेकोरेशन है, तो ये जनाब डेकोरेशन बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉपर तौर पर एक पौधा है जिसको यहाँ पर बनाया गया है। और इसके साथ साथ एक और यहाँ पर लोकेशन भी है बड़ी मज़े की, क्योंकि हम ख़वातीन, हम लड़कियाँ ये चाहती हैं कि कोई मज़ेदार सी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए जगह होनी चाहिए। तो अभी उस जगह पर आपको लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि वो जगह कैसी है और कैसा लगता है वहाँ पर जाकर। तो आइए हमारे साथ। उस हट में मौजूद हूँ जो कि बोनसाई गार्डन के अंदर बनाया गया है। और आपकी सिटिंग एरिया जिसको हम कह सकते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, ताकि अगर बारिश आती है या किसी भी किस्म की धूप होती है या गर्मी लग रही है, जैसा कि अभी गर्मी का शदीद मौसम है, तो आप धूप में नहीं बैठ सकते हैं, इन पौधों को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सिटिंग एरिया बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा बनाया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर बच्चे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी यहाँ पर आए, अपने पिक्चर्स कैप्चर करे। हुकूमत ने भी और जो PHA की जानिब से एक अच्छा कदम आपके लिए किया गया है वो ये है कि बोनसाई गार्डन में बेंचेस लगा दिए गए हैं। आप यहाँ पर आकर बैठें, सुकून का माहौल लें। और इसके साथ साथ बोनसाई पौधों के बारे में थोड़ी सी आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ये जो पौधे हैं जापान में और चाइना में अपनी वरासत के तौर पर भी एक दूसरे को दिए जाते हैं। जब किसी की वफ़ात होती है
है, इंतकाल होता है, तो जाने वाला अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को ये पौधे एज आ गिफ्ट देकर जाते हैं ताकि उनको याद रह सके कि ये पौधे उनके किसी बुज़ुर्ग ने दिए थे या जाने वाले ने दिए थे। तो ना सिर्फ ये है कि आप इनको ख़रीद सकते हैं, बल्कि आप इनको किसी एक्सपर्ट की मदद से घर में भी बना सकते हैं, अपने घर में डेकोरेशन के तौर पे भी रख सकते हैं, ना सिर्फ गार्डन में रख सकते हैं बल्कि अपने बालकनीज में रख सकते हैं, अपने बेडरूम्स में आप रखें, ड्राइंग रूम में रखें, तो इनका कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल छोटे होते हैं, इनकी हाइट छोटी होती है और आप इनको किसी भी मिट्टी के बर्तन में या फिर किसी भी डेकोरेशन पीस को ले लें, आप उसके अंदर इनको लगा सकते हैं और रख सकते हैं। एज का हमने आपको बता दिया कि इनकी एज 10 साल भी होती है, 15 साल भी होती है और 100 साल से ज़ायद भी ये पौधे चले जाते हैं। तो आज का जो हमारा सेगमेंट था वो बॉन्साई पर था। तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ PHA से भी राबता करके पूछ सकते हैं ताकि आप इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में तमाम जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं वो इस तरह के हुनर आपको सिखाए भी जाते हैं, बताए भी जाते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पाकिस्तान में भी अब मौजूद हो सकती हैं। क्योंकि पहले जो बॉन्साई के पौधे थे वो पहले हमें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब PHA ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि उन्होंने ये बॉन्साई के पौधे यहाँ पर रख दिए हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। आज के ग्रीन स्क्रीन सेगमेंट पे हमने आपको बॉन्साई पौधे के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। ग्रीन स्क्रीन सेगमेंट के साथ हमें इजाज़त दें, दोबारा से एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलाने के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुबह सुबह आज आपको डिज़र्ट मिलेगा खाने को वर्चुअली, मुझे लाइव मिलेगा, आपको वर्चुअली मिलेगा। जनाब हमारे सेगमेंट का नाम है शेफ़ चैलेंज और ये आज हमारे साथ जो शेफ़ मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और इनका मैं सोशल मीडिया हैंडल भी देख रही थी, बड़े ज़बरदस्त कंटेंट भी बनाती हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज़ भी। बेसिकली शी इज़ ए रेसिपी डेवलपर, रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर रही हैं। उसके अलावा डिज़र्ट्स को लेकर बड़ी इनकी एक्सपर्टीज़ है। सो हमने सोचा कि आज आयशा को बुलाया जाए। आयशा सरवर इनका नाम है और आयशा आज हमें सेट पे ज्वाइन करें। आयशा वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा आप माशाल्लाह 9 ईयर्स से एज ए शेफ़ काम कर रही हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस है अब तक? खाना बनाने का शौक़ था या वैसे ही ट्राई किया और बन गई? बेसिकली मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, या आई एम एन एक्सीडेंटल शेफ। अच्छा, आई वाज लर्निंग टू फ्लाई, आई वाज बिकमिंग अ पायलट प्रीवियसली। ओके। या और अचानक से माय फ्रेंड जस्ट टोल्ड मी कि लेट्स गो एंड यू नो चेक आउट दिस बेकिंग एंड पेस्ट्री कोर्स। ओके, ठीक है। वहाँ पर गई एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दैट। उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। आई गेव ट्रायल्स फॉर नेशनल culinary टीम ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम अ सीनियर मेंबर एज वेल। पाकिस्तान की डिफरेंट कॉम्पिटिशंस आई हैव वन इंटरनेशनली एज वेल एज nationally. That's amazing. So I mean representing Pakistan के अंदर कुछ इस तरह का है कि you just want to keep on doing the work, keep on researching yes, it. Yes, absolutely. अच्छा, तो एक पायलट बनते बनते खाना या शेफ के तौर पे आना, इट्स लाइक बिल्कुल ही ऑपोजिट काम है। It pulls apart. एग्जैक्टली, मतलब मैं खुद हैरान हुई हूँ कि एक बंदा पायलट बन रहा हो, सोचे कि मैं कुकिंग करूँ, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। तो आयशा अभी मुझे ये बताएं कि आपकी जो डिज़र्ट्स को लेकर आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो आज आप हमें क्या बनाने वाली हैं और किस तरह से बनेगा? मुझे मैंगोज नज़र आ रहे हैं, आम का सीज़न है, तो ज़रा बताएं। बेसिकली यू नो इट्स सो मच हॉट नाउअडेज, ठीक है, और मैंगोज आर द किंग ऑफ फ्रूट। सो आई थॉट टू मेक समथिंग जो कि नोबे को ईजी टू मेक और रिमेंबर क्विक बन जाए। हाँ, क्विकली बनाने का एग्जैक्टली, क्विक बन जाए और उसको रेफ्रिजरेट करके बाद में हम इंजॉय करें। ज़बरदस्त। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? तो ऐसा अच्छा, द रेसिपी इज़ लाइक वेरी सिंपल। वी नीड फ्रेश मैंगो, सम चॉकलेट केक, यू कैन गो विद वनीला एज वेल, बट चूँकि ये चॉकलेट एंड मैंगो ड्रीम डिज़र्ट है तो चॉकलेट इज़ द मस्ट। ठीक है। केक आपको अवेलेबल हो सकता है कहीं से? आप खुद भी बेक कर सकते हैं? खुद भी बेक कर सकते हैं। यू कैन टेक ब्राउनीज एज वेल इफ़ यू वांट। कपकेक्स को आपने लाइक क्रम किया वो डालिए, एनीथिंग दैट्स इन द chocolate zone. Then we have some chocolate chunks over here. I have dried
रोज पेटल्स जस्ट फॉर द डेकोर पर्पसेस, Okay, okay. विपिंग क्रीम है एकदम चिल होनी चाहिए आपके पास, एंड देन सम मैंगो प्यूरी, मैंगो प्यूरी, वेरी okay. इजी इंग्रेडिएंट्स। तो हम बनाना शुरू करते हैं, साथ साथ थोड़ा Sure. बता दें क्योंकि डिजर्ट्स के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की जो कह रहे हैं गलती भी करते हैं। बिल्कुल। बिकॉज एज ए शेफ आपको पता होता है कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो भी आप साथ साथ बता दें। अच्छा, ये जो नो बेक डिज़र्ट है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज़ लाइक वेरी वेरी फॉरगिविंग। ठीक है। या जो बेकिंग है दैट इज़ अ टोटली साइंस। अगर उसके अंदर एक चीज़ भी आपकी मिस होती है ना, इट्स गोना यू नो हाँ, टेल इन वो द mess up होता है बहुत बुरा। I सो can बहुत सारे imagine. जो लोग हैं वो इस वजह से भी नहीं कर पाते। ठीक सबसे है। पहले वी आर गोइंग टू टेक चंक्स ऑफ चॉकलेट केक। ठीक है। इसको हम आराम से नीचे लगा लेंगे। अच्छा, ये इंडिविजुअल सर्विंग वैसे तो बन रही है, ठीक है। इन द शॉर्ट्स, इन द ग्लासेस, व्हाटएवर यू वांट। इसको आप डिश में भी बना सकते हो, स्पेशली व्हेन देयर इज अ ह्यूज गैदरिंग एट योर प्लेस। तो उसमें आप लेयरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इन सारी layering चीज़ों कर की। सकते हो। जैसे आपने इन शॉट्स के अंदर, इन ग्लासेस के अंदर हम लेयरिंग करें, अगर आपने ज़्यादा लोग आप केटर करे हैं या आपके गेस्ट ज़्यादा हैं तो आप इसको अच्छे बड़े बोल के अंदर उसकी लेयरिंग के साथ इसी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने पहले केक या जो भी चंक्स है ब्राउनी के उनको सेटल किया उसके अंदर, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा, ये ऐसा डिज़र्ट है दैट यू कैन मेक अहेड ओवरनाइट, और ये जितनी देर रेस्ट होगा, नो बेक डिज़र्ट जितनी देर रेस्ट होते हैं उनका उतना ही अच्छा और एक मेच्योर किस्म का टेस्ट जो है वो निकलता है। ठीक नाउ है। आई एम गोना टेक सम मैंगो प्यूरे, ओके। और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे। और मैंगो का सीज़न है, इसमें तो इतने मज़ेदार डिज़र्ट्स बन सकते हैं। आप बिल्कुल। खाली अपने बच्चों को सिर्फ मैंगो खिलाने की बजाय उनको कोई और फ्रूट्स भी बीच में ऐड करके, कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करके खिला सकते हैं। एवरीथिंग गोज विद चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट के साथ तो कुछ भी, मतलब चॉकलेट लवर में मैं बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्हें चॉकलेट पसंद नहीं होती। आई डोंट नो व्हाई। एवरी सिंगल टाइम माय अम्मी सेज कि मैंने चॉकलेट का कुछ नहीं खाना, कहती हूँ कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? कहाँ से है? दैट्स द सेम कमेंट आई एक्चुअली हाँ, कि कौन लोग हैं भाई कि चॉकलेट नहीं पसंद आप लोगों को। सो या चॉकलेट कैन नेवर It's गो very रॉन्ग। strange वैसे। हाँ, वैसे वाकई एक ये और एक जो जिनको चाय नहीं पसंद होती। कौन लोग हैं वो? ये इस पे आपको पता है, आज शो के आगाज़ में सुबह से बात हो रही थी मेरी कैमरा टीम के साथ कि चाय अच्छी होना इज़ सो इम्पॉर्टेंट आपके know. मूड के लिए सुबह बिल्कुल। सुबह। सो Okay, now we are gonna layer our whipping cream. ओके। Always remember, जो आपने क्रीम को whip करना है, it has to be very chill. Otherwise ये whip नहीं ठंडी होगी। होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत Okay. ठंडी होनी चाहिए। ठीक इसको है। आप फ्रिज के अंदर स्टोर कीजिएगा। ठीक जितनी है। देर ये रेस्ट होगी उतनी देर बेहतर रहेगी। ठीक है। We're just gonna layer on top of the mango puree. ओके, लवली। इसे अभी देखने में अच्छा लग रहा है ये, और अगर ये ठंडा होगा फ्रिज के अंदर तो ये और भी अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा इसका टेस्ट आएगा। नो बिग डिजर्ट्स मिनिमम 4 आवर्स रेस्ट होने चाहिए इन द रेफ्रिजरेटर। ओके, 4 Yeah, आवर्स minimum. ओके। उससे आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और अगर तो ये ओवरनाइट होता है इसका टेस्ट बेहतर से बेहतर होता जाएगा। ज़बरदस्त। लाइक यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट एज वेल, कि बहुत सारे दफ़ा इस तरह से होता है व्हेन माय स्टूडेंट्स आर कमिंग टू माय क्लासेस, सो दे आर लाइक वेरी कीन टू टेस्ट दैट, और उनको हमेशा कहती हूँ दिस इज गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस, यू नो। हाँ, लेकिन मीठे में आयशा पेशेंस बहुत मुश्किल से आता है। जिनका स्वीट टूथ होता है ना, वो नहीं उनको आता। बहुत फॉरन क्रेविंग होती है कि अच्छा अब बना लिया अब खा लो। सो दैट्स हाउ अक्सर इट का इज। आई एम लाइक जस्ट लुकिंग एट देम, और दे आर लाइक टेस्टिंग द whipping cream, टेस्टिंग द केक। आई बस पीछे बचेगा क्या तुम लोगों के लिए? तो आयशा मुझे ये पता है, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, क्योंकि किसी को हर इंसान के हाथ का एक टेस्ट होता है, आई बिलीव, एंड आई डोंट नो इफ़ यू एग्री विद दिस और नॉट। I do actually. कि हर एक का टेस्ट होता है, और जब आप सिखा रहे होते हो यू नेवर नो कि अगला बंदा किस तरह से इसको परसीव कर रहा है, आपकी टेक्निक्स को समझ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। ऐसा ही है। आई बिलीव कि जो टेस्ट है वो अल्लाह ताला की देन है। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इफ़ यू हैव इट, और ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। सो आई हैव सीन पीपल जिनकी नानी के हाथ में या दादी के हाथ में टेस्ट था, उनकी माओं के हाथ में टेस्ट था, और वो आगे उस तरह से ट्रांसफ़र होता रहा है। और कभी कभी नहीं भी होता। नहीं होता तो कि नानी और अम्मी के हाथ में टेस्ट था, और जब मुझे खाना बनाना पड़ता है इट्स लाइक वेरी बैड समटाइम्स। सो आई हैव एडेड चंक्स ऑफ चॉकलेट, ओह वाओ। और इसके अंदर अब हम इसे लेयर करेंगे विद सम Mangoes. फ्रेश मैंगोज। ओके। आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का भी एडिशन कर सकते हो।
I कोई भी love fruit जो using. आपके बच्चों के I love you. पसंद है। You can mix and mash berries with kiwi and mango. It's gonna taste amazing. कलरफुल अच्छा भी बहुत लगता है। वेरी बिल्कुल। नाइस। ओके, इस पे फ्रेश मैंगोज की लेयरिंग हुई है। ये बार बार हम इसलिए बताएं क्योंकि बोल में भी आप सर्व कर सकते हैं, और ये इसी तरह से आयशा एज इट इज लेयरिंग होगी। एज इट इज़ लेयरिंग होगी। आप चाहो अगर पोल ज़्यादा डीपर है तो आप इसको ट्राइफल की सूरत में भी कर सकते हो। लाइक ट्राइफल हैज़ मोर देन 2 layers, राइट? ओके, या यू हैव टू रिपीट द लेयर्स, ठीक है, तो वो ट्राइफल की सूरत में ईजीली बन जाएगा। ठीक हो गया। आप लेयर्स की उसमें कर सकते हैं। परफेक्ट। तो आयशा, नॉर्मली हमारे यहाँ डिज़र्ट्स का बहुत वो एक कह रहे क्लीशे से डिज़र्ट्स होते हैं 3-4 जो हमें पता होते हैं, हमने बना लिए हैं। एक्सपेरिमेंट करते हुए लोग बहुत डरते हैं कि अच्छा ख़राब हो गया तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे। ख़राब चीज़ ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता? अगर तो आप बेकिंग कर रहे हो तो नो, आई एम Okay. सॉरी बिकॉज इट्स Sorry to disappoint you, अगर आप baking कर रहे तो इट्स नहीं। वेरी अनफॉरगिविंग। लेकिन हाँ, ज़्यादातर सेवरी के अंदर यू कैन ऑलवेज डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, जैसे नमक कम हो गया हाँ, तो वो उसमें तो आप और कर डाल लेते दिया। हो, हाँ। लेकिन बेकिंग के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नो बेक के अंदर आपको समटाइम्स लीवे मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रेसिपी दैट यू आर क्रिएटिंग। ठीक है। We're just gonna layer another layer of the chocolate. हम इसको स्मॉल शॉट्स के अंदर भी आयशा बना सकते हैं। बिल्कुल वी हैव बना ग्लासेस, सकते तो हैं। आप स्मॉल शॉट्स जो होते हैं उसके अंदर भी उसके अंदर वैसे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। हाँ, क्यूट भी Honestly, लगता है it's और my मुझे लगता है favorite. और बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। अभी आप सर्विंग कर रहे हैं तो इतना बड़ा ग्लास आप किसी को दें, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग खा जाते हैं, और लेकिन कभी कभी लोगों को होता है कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है, तो शॉट्स के अंदर यू कैन टेक 1 or 2 शॉट्स, और वो अच्छे भी लगते हैं देखने में भी। बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स में इन जनरल वैसे सर्विंग की जाती है जब आप बफे वगैरह करने जा रहे हैं कहीं मोस्टली पे। उसके अंदर जेलीज बनी होती हाँ, हैं या मूव्स exactly. मूव्स सर्व होते हैं उसके अंदर। It looks nice. थैंक यू। इट्स गोना टेस्ट Yeah, I better hope. than नहीं, you always eat with your eyes first. एग्जैक्टली, आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। ओके, अच्छा, ये व्हिप्ड क्रीम का थोड़ा सा आयशा हमें बताएं। इन जनरल लोग जब व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, इट्स वेरी स्मूथ। क्या इसके लिए हमें ऑटोमेटिक वही चाहिए होती है मशीन, या हमने इसको हाथ से भी इतनी अच्छी व्हिप हो जाती है? अगर आप हाथ से व्हिप करोगे तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। It takes a lot of time. या आपका अपर बॉडी वर्कआउट वैसे ही हो जाएगा। ओके, लेकिन येस, लाइक जोक्स अपार्ट, हाँ। आपको ज़रूरत इलेक्ट्रिक बीटर की ही होती है। ऑलवेज है। टेक अ वेरी चिल वन। और इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं आइसिंग शुगर को। आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर चाहती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव 1 cup ऑफ व्हिपिंग क्रीम, ठीक तो है। इसके अंदर 1/4 कप ठीक है। या इससे थोड़ी सी कम आइसिंग शुगर चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द वेदर दैट यू आर वर्किंग इन। ओह वाह, अगर- अच्छा, इसमें वेदर का भी रोल है? या क्योंकि जो आइसिंग शुगर होती है इट्स द फैक्ट्री फार्मूला, और वो स्टेबलाइज करती है आपकी ठीक क्रीम है, को। ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा गर्मी में काम कर रहे हो, क्रीम जो है वो पिघल रही है, इट्स गेटिंग हॉट और स्टेबल नहीं हो रही, यू हैव टू ऐड मोर आइसिंग शुगर समटाइम्स। वेरी गुड। या ये अच्छी टेक्निक बताई है आयशा ने। अब नॉर्मली जो वैसे बेकिंग करते हैं जिनको आइडिया होता है, लेकिन घरों में भी ख़वातीन की आदत होती है कि वो यूट्यूब या ख़ुद से टीवी के ऊपर कोई रेसिपी देख के ट्राई करती हैं, तो ये बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो समटाइम्स हमें आइडिया नहीं होता। बिल्कुल। सो रोज़ ड्राइड रोज़ पेटल्स Yeah. आयशा इस पे कर रही है। ओह, इंटरेस्टिंग। रोजेस आर एडिबल। या What I do is whenever somebody give me roses, or like I'm very fond of having something on top of it just to make another level of the dessert. तो आप हमेशा उसको ड्राई कर सकते हो in the oven. ओह अच्छा, It's just अवन में आप gonna- ड्राई करके। अच्छा, हाँ। रोजेज आर एडिबल, आप इसको They खा are सकते हैं, लेकिन समटाइम्स लोग नहीं पसंद करते। अगर उनको पसंद है तो आप कर लें, और ऐसा करें कि आप उसको भरे ना, लोग साइड पे करके भी खा लें। मैंने अक्सर जगह पे बेचारे देखा है, इतना अच्छा डिज़र्ट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टॉपिंग पे होती हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे होते, फिर वो ज़ाया जा रही होती हैं, तो बेहतर है उसको थोड़ा थोड़ा आप अवॉइड भी कर लें। बट इतनी खुश शक्ल किस्म का ये डिज़र्ट है ना, आयशा ने पहले ही कह दिया कि सब्र करके खाना है, फ्रिज में रख के खाना है, वरना हम Yeah. इसको अभी कर देते हैं ना, बिल्कुल इक्वल। We are done. Oh wow. Yeah, see Very how interesting. simple, how quick the dessert is.
I think anyone can make it. वेरी क्विक एंड वेरी सिंपल, यू आर सो राइट, क्योंकि डिज़र्ट बनाना बहुत, क्योंकि जब आप किसी की दावत कर रहे होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा खाने का होता है ना कि खाना बनाना, डिज़र्ट बेचारे की बारी बहुत बाद में आती है। डिज़र्ट की सब जगह रखी होती है रखी होती है और बारी उसकी बनाने वाले की बहुत बाद में आती है। सो आयशा, थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ज़बरदस्त है। इन द एंड कोई भी बात आप हमारे देखने वालों से कहना चाहें रिगार्डिंग योर रेसिपीज़, और आप अपने प्लीज़ चैनल के हवाले से भी बताएं जो आप कंटेंट बनाती हैं। So I always strive to make recipes that are under 10 minutes, Okay. quick ho or easy to follow. You can subscribe me on YouTube by the name of I am Chef Aisha, or you can join me, follow me on Instagram or TikTok by the same name, I am Chef Aisha. You're gonna find a lot of content over there, a lot of tips and tricks, especially in terms of baking, क्योंकि baking is all science. हाँ, it's all science and it's all about techniques आपको Yeah. baking करते हुए। Thank you very much आयशा, most it was welcome. lovely meeting you, बहुत अच्छा लगा, आपने Same बहुत here. अच्छा डिज़र्ट बनाया। आयशा साहब हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात कर रहे थे, एक मज़ेदार किस्म का डिज़र्ट इन्होंने हमें बना के दिखाया। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज जो हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं, बहुत छोटे से हैं, लेकिन इनकी आवाज़ ऐसी है कि ऐसे लगता है कि बड़ी ट्रेंड किस्म की आवाज़ है, सुरीले भी बहुत हैं। आज हमारे साथ शेर अब्बास मौजूद हैं, जो उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेर अब्बास, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो इतनी छोटी सी एज है आपकी, कब से गा रहे हैं आप? मैं 4 साल की उम्र से गा रहा 4 साल की उम्र से गा रहे हैं, तो अभी आप सीख भी रहे हैं किसी से? हूँ जी, बाबा से। बाबा से सीख रहे हैं। किस तरह का म्यूज़िक आप कर रहे हैं, कैसे गाने गाते हैं? सारे गा लेता हूँ। सारे, हर तरह का गाना गा हर लेते तरह हैं। तो ये शौक कैसे हुआ? फैमिली में कोई और भी, अब्बा के अलावा कोई और भी गाता है? नहीं, अब अकेला। अब्बा के अलावा कोई नहीं गाता, तो आपको वैसे ही शौक हुआ। जी। तो पसंदीदा गुलकार कौन है? राहत फ़तेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान साहब। चलें, अब आपका तारुफ तो मैंने करा दिया, अब आप अपनी आवाज़ का तारुफ करवाएं और पता लगे लोगों को कि शेर अब्बास कितना अच्छा गाता है। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। हाँ देरे रे नो देरे ना देरे रे, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।
बात है ज़बरदस्त। शेरबाज, इतनी ऊंची आवाज़ कैसे निकालते हो? इतने छोटे से हो, प्रैक्टिस करते हो? जी कितनी प्रैक्टिस करते हो ये बताओ? दिन में कितना? सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा? 1 घंटा। अरे वाह। तो फिर पढ़ाई तो नहीं छोड़ते कि नहीं। गाना गाना है तो पढ़ना नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मुझे बताओ, डांट पड़ी है कभी जब शुरू में कहा मैंने गाना गाना है तो अब्बा ने कहा नहीं गाना नहीं गाना? नहीं। ऐसा नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि गा लो? हाँ जी। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ, अब आगे क्या सोचा है? पढ़ के क्या बनना है या सिर्फ म्यूज़िक को ही लेके चलना है? पढ़ के पायलट बनना है। पढ़ के, अच्छा पढ़ के पायलट बनना है, ठीक है। और साथ में सिंगिंग। साथ में सिंगिंग भी करनी है। तो कोई ऐसा सिंगर जिसके साथ गाना गाने का शौक हो? राहत फ़तेह अली। राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ के गाना गाना है। उसके अलावा कोई और सिंगर? सजाद अली। सजाद अली साहब। तो आपको सजाद अली साहब का कोई गाना आता है? जी। सुनाओगे? चलो ठीक है, हम सजाद अली का कोई गाना सुनते हैं शेराबाद से। जेथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी विचों साह निचोड़ लां, जेथों कदी रावी लंघ जावे। हो एक ऐसी मजबूरी हो गई के सजना तो दूरी हो गई, के वेले दे नाश वग के ये जिंद को दो पूरी हो गई, बेगाने दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ ला, जेथों कदी रावी लंघ जावे। हो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा शेरबाज, मुझे ये बताओ, बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, आपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई अकाउंट बनाया हुआ है जिस पे गाने लगाते हो? या जी यूट्यूब पे बनाया हुआ है? तो उस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है? लोग कहते हैं कि अच्छा गाते हो और गाओ हैं? ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो भी आपने लाइव तो आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं ज़रूर चाहूँगी म्यूज़िक के साथ अपना ट्रैक भी कोई सुनाओ। शाम करे तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करे, कहो तो क्यों ना भी से पूछे
परेशान करे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स आर्ट वर्क हमारे सामने इस वक्त मौजूद है और जो आर्टिस्ट हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, एक इंस्पिरेशन है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ हो ना तो आपको लाइफ में कभी भी उस चीज़ में झिझकना नहीं चाहिए, किसी भी फेज़ के अंदर कि आप उसको परस्यू करें। हमारे साथ जो आज आर्टिस्ट मौजूद हैं, बेसिकली इनकी आर्ट्स की कोई एजुकेशन नहीं है, दो कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में किया पढ़ा है, लेकिन ये अपने पैशन और हॉबी को परस्यू करी हैं और इन्होंने शादी के बाद अपने 2 बच्चों के बाद आज सोचा कि इन्होंने अपनी आर्ट को आगे लेके जाना है। राबिया हमारे साथ मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। राबिया, मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है क्योंकि मुझे लगता है कि शादी के बाद, इवन किड्स के बाद, ख़वातीन बिल्कुल कह देती हैं कि बस वी आर डन, अब हमने ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना, दिस इज़ आवर लाइफ। बट आई एम सो ग्लैड कि आपने ये काम सोचा, जो आपका पैशन था आपने उसको परस्यू किया। टेल अस अबाउट योर आर्ट, किस तरह का काम कर रही हैं, कब से कर रही हैं? आई स्टार्टेड आफ्टर माई डॉटर वॉज बॉर्न। उसके बाद मुझे लगा कि लाइफ ख़त्म हो रही है, इट्स जस्ट किड्स, मी एंड जस्ट यू नो हाउस ऑल द टाइम, दैट मोनोटोनस लाइफ एंड ऑल, इट वाज बोरिंग। Yeah. मैं शुरू से मुझे था बिजनेस करना चाहती थी, लाइक सिंस फॉरएवर। ओके। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यू नो आई वांट टू, ही सेड कर लेना जो भी दिल करता है। फिर ये बात ख़त्म हो गई एंड देन वन डे आई वेंट, हमने पेंट शॉप पे गए, हमने कुछ चीज़ें ली, छोटे छोटे पेंट्स लिए, ब्रशेस लिए एंड देन आई स्टार्टेड। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि करो, लाइक इट्स गुड। फिर आई स्टार्टेड मेकिंग पेंटिंग्स एंड ऑल, फिर मैंने पेज बनाया एंड देन इट ऑल स्टार्टेड। तो किस तरह का आर्ट, आपकी जो पेंटिंग्स हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस होता है? ज़ाहिर है हर एक का एक मुख्तलिफ जॉनरा होता है कि उसने उसके हवाले से बनाना है। सो व्हाट डू यू प्रेफर कि मेरी आर्ट इस तरह की है? आई एक्चुअली डू ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ पेंटिंग। ठीक है, मैंने कैलीग्राफी भी की है और हर तरह की मैं बनाती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करूँ। मुझे बहुत वो होता है कि यू नो आई वॉन्ट टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एब्स्ट्रैक्ट भी, ठीक है, और एवरीथिंग। तो या दैट्स अबाउट इट। अच्छा, मुझे राबिया ये बताएं कि जाहिर है जब आप यू आर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। यस, कम्प्लीटली। हाँ, तो क्या आपने किस तरह से सीखा? वीडियोस देखी, खुद से बनाया, प्रैक्टिस की, किसी को कहा, क्या कैसे किया? पहले तो मैं ड्राइंग करती थी, ओके, और सब ने कहा कि बहुत अच्छी है, लेकिन पेंट्स को करना हैंडल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर मैंने पेंट्स जब लिए थे और फिर आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो आई जस्ट एन्जॉयड इट सो मच कि मुझे था कि नहीं, आई जस्ट वांट टू लाइक डू इट। फिर मैंने लोगों से ऑब्वियसली पूछा, आई कज़न्स जो NCA से लाइक उन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है, उनसे मैंने पूछा कि कौन से पेंट शुड आई यूज़। दे सेड कि नहीं, एक्रेलिक अच्छे होते हैं, उसमें टेक्सचर ज़्यादा होता है। आई डोंट डू ऑयल अभी, लाइक आई जस्ट डू एक्रेलिक्स बिकॉज आई लव पेंटिंग विद एक्रेलिक पेंट्स, क्योंकि बहुत टेक्सचर होता है उनके अंदर ना। या ठीक है, सो सबसे इधर उधर पूछ के यूट्यूब करके दैट्स हाउ आई डिड इट। वाओ, लवली। अच्छा, इतनी सारी पेंटिंग्स हमारे आगे इस वक्त यहाँ पड़ी हुई हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपकी इन सब में जो टाइम कंज्यूमिंग या जो बहुत ज़्यादा आपको लगा हो कि ये मैंने बहुत दिल से, वैसे हर आर्टिस्ट के लिए हर पेंटिंग बहुत दिल से बनी होती है, लेकिन एक होती है जो बहुत यू नो क्लोज टू हार्ट होती है। आई थिंक जो ये वाली है ना, ओके, दैट वन, या इस पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत इसका फेस फिक्स किया एंड एवरीथिंग। तो या क्या थॉट प्रोसेस था इस पेंटिंग को बनाते हुए? सी, इंस्पिरेशन तो थी, या और उसके बाद बस बाकी सारा आइडिया मेरा था, कलर्स कौन से होने चाहिए, बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। सो उस तरह फिर आई जस्ट पेंटेड इट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा राबिया, बच्चों के साथ ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब अगर आप खुद अकेले भी रह रहे हो एंड यू आर वर्किंग वुमेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड विद किड्स मुझे लगता है बहुत बड़ा एक महाज है, क्योंकि बच्चों को संभालना, अपनी फैमिली लाइफ देखना, कैसे टाइम मिलता है? क्योंकि ये तो बहुत जो कह ले कंसंट्रेशन का काम है, बड़ा ध्यान से अपने मूड में जाके, एक फेज में जाके करना पड़ता है। बिल्कुल, बच्चों के साथ टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इट्स वेरी इजी, लाइक कुछ मसला ही नहीं है, बट वो जब सोते हैं देन ओनली आई एम एबल टू डू इट। वो जब जाग रहे होते हैं, जस्ट स्पॉइल माई पेंट्स, माई पेंट ब्रशेज, स्टूडियो इज अपसाइड डाउन। तो मुझे बताएं, अभी तक आपने कोई एग्जीबिशन कहीं डिस्प्ले किया है, और किया है तो कहाँ कहाँ किया? आई हैव डन हरियाली ट्वाइस। फिर उसके बाद इट वाज डिफिकल्ट लीविंग किड्स अलोन एट होम एंड जस्ट डूइंग इट। फिर एक दो शॉप्स पे आई वाज डिस्प्लेइंग इट।
फिर उसके बाद अभी रिसेंटली आई डिड एट इंटरवुड, उन्होंने पॉप अप किया था, देयर आई डिड इट, तो बस बाकी तो इट्स ऑनलाइन। हाउ इज द रिस्पांस? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेरी गुड। अच्छा, Yeah. कैसे ख़वातीन इंटरेस्ट लेती हैं, क्या किस तरह के लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, दे ऑर्डर स्टफ एंड ऑल दैट? हर एज ग्रुप है, ओह वाओ, लिटरली एवरी एज ग्रुप। ये जो हैं दीज फ्लोरल पेंटिंग्स, फ्लोर पेंटिंग्स, ओके, या दीज फ्लोरल पेंटिंग्स आर लाइक लव्ड बाय एवरी पर्सन। शायद आपको लगता होगा वेरी लाइक कलरफुल एंड ऑल, लेकिन हर कोई पसंद करता है, लाइक जो बड़ी एज के हैं वो भी, यंग भी, हर कोई अपने कमरे में लाइक दे वांट टू पुट इट समवेयर इन द हाउस। यस। या अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए? डिपेंड्स ऑन द पेंटिंग, और बहुत टाइम लग जाता है, कभी 3-4 डेज लग जाते हैं, और कुछ तो लाइक लिटरली ओवरनाइट हो जाती है। ओवरनाइट हो जाता है, ओ ज़बरदस्त। तो ये मेरे जो सामने पेंटिंग पड़ी है, इसके हवाले से बताएं। दिस फ्लोरल वन, no that one, yeah, नहीं, this one, this floral Starry one? Nights, yeah, it took me like literally 4 days. oh, इसको blend करना was very difficult. हाँ, because ये बहुत वो जो कह ले ना, एक concentration से बनाई हुई लग रही है एक चीज़ के, उसमें हर चीज़ को बैलेंस रखना, it's very important, और Because कलर्स it's फॉर्म अप blending, कर रहे nice blending, blend करना बहुत मुश्किल होता है, like this. ओके, Yeah. अच्छा, अपने पेज के हवाले से बताएं। ऑनलाइन जो लोग आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपकी पेंटिंग देखना चाहते हैं, सो अपने पेज के हवाले से बताओ। Yeah, so I have a page on Instagram by the name of Picturesque by Rabia Nasir. Yeah, that's the handle, and you can order, DM me and you can order. ऑर्डर, अच्छा, मुझे बताओ कि कोई ऐसा आर्टिस्ट जिससे इंस्पिरेशन लेती हो, जिसकी पेंटिंग, जिसका आर्टवर्क बहुत पसंद हो? Not one. ओके, Yeah, there are many. अच्छा, कौन जिसकी बस क्लिक कर जाए, या अच्छा, जिसकी भी क्लिक कर जाए, yeah, and then वो इंस्पिरेशन लेके and then I try to make something of my own. Yes. कोई ऐसी पेंटिंग जिसका अभी जो आपके दिमाग में है कि मैंने ये बनानी है और अब इसके लिए टाइम या वो एक मूड अभी नहीं बन रहा? वो मैं लैंडस्केप टाइप बनाना चाहती हूँ, ठीक है, और उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए, एंड आई एम जस्ट नॉट एबल टू फाइंड इट विद किड्स। वो किसी दिन आराम से जल्दी सोएंगे, देन आई लाइक परफेक्ट। अभी तो वेकेशंस भी चल रही है, या इट्स वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू वेरी मच राबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। योर आर्टिस्ट सच अ ग्रेट, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क, आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। राबिया को आप जी ज़रूर फॉलो करें, और इनके इंस्टाग्राम हैंडल के हवाले से भी इन्होंने बताया है, और जाहिर है कि एक आर्टिस्ट जब मेहनत करता है तो उसकी आर्ट को अप्रिशिएट किया जाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया जी, इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।